टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग रुटेरिया करंट अफेयर्स का मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग 2024-25 के बीच में जो महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं और उनके थीम क्या थे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जी? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 11 जुलाई को। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जाने कि विश्व जनसंख्या दिवस क्या होता है। तो जनसंख्या होता है बढ़ता कैसे है? तो जनसंख्या बढ़ता कैसे जी? एक और एक मिलते हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ता है। जनसंख्या दिवस कैसे हो गया? कितने तारीख को होगा? 11 जुलाई को। 11 क्या? जुलाई में हुआ है। जुलाई मतलब 7वां। तो 1-1-7 11-7 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है? योग दिवस है 21 जून को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे होता है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये याद रखिएगा। क्या है? कहता है योग कब मनाते हैं? तो 21 जून को। कब मनाते हैं योग? 21 जून को मनाते हैं। और जून में योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। रक्तदान दिवस का है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को है। ब्लड कब डोनेट करना है? तो 14 जून को करना है। और गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। तो अब इसको याद कर चलना। रक्तदान कहता है तो कहता है कि 3 महीने में एक बार करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 3 महीने में। तो कैसे हो जाएगा कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 महीना कैसे लाएंगे? तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा और 1/6 ये हो जाएगा। 6 को डिवाइड करो 2 से 3 मतलब 3 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ कुछ क्रॉस करके रखिए। तो रक्तदान दिवस कब होता है? तो आपका 3 के मल्टीपल में लाओ तो 4 में से 1 गया तो 3, और जून है तो फिर 6 हो जाएगा, तो इसका भी मल्टीपल में 3 आ जाएगा। समझ गए? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो रक्तदान दिवस कब है? 14 जून को। बस इतना याद रखिए, कुछ ज़्यादा ही ट्रिक बता दे रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। रक्तदान दिवस कब है? रक्तदान दिवस कब है? विश्व रक्तदान 14 जून को है। योग दिवस 21 जून को है। और योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी कैन सेव। पर्यावरण दिवस पता है 5 जून को मनाते हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये याद रखने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है इस बार? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम है। पर्यावरण का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तंबाकू निषेध क्या है? तो 31 मई को। कहता है अनमास्किंग द पीएल एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्स ऑन टोबैको निकोटीन प्रोडक्ट्स। ये इतना ये याद नहीं रखना। तंबाकू कब होना है? तो 31 मई को ख़त्म कर देना है। मतलब कहते हैं ना कि निषेध करना है, तो कहता है कि ठीक है इस महीने के बाद तंबाकू को निषेध करना है। तो 31 मई को कब करना है? 31 मई को। कहता है 31/5 हो गया। 31/5 को हम लोग को इसके बाद तंबाकू नहीं पिया जाएगा। तो तंबाकू निषेध कब है? 31 को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब है? तो जैव विविधता 22 मई को है। 22 मई को जैव विविधता मनाता है। हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है इसका थीम। तो जैव विविधता कब होना है? तो जैव विविधता की बात कर रहा है, मतलब अलग अलग, लेकिन है क्या कब है? बराबर में, सेम ही चीज़ में है। जैव विविधता कब है? होना चाहिए अलग अलग, लेकिन है सेम डेट को, 22 मई को। कब है? 22 मई को है जैव विविधता दिवस। हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस कैसे होता है? क्रॉस करते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, 8 लाइन हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेड क्रॉस कैसे होता है? मतलब हमारे रेड क्रॉस बनाना है तो रेड क्रॉस ऐसे कर लेते हैं। होता तो साइन ऐसे ही होता है, बस प्लस होता है, लेकिन 4 को और कर देते हैं तो कितने लाइन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कब मनाया जाएगा रेड क्रॉस? कब मनाया जाएगा? 8 मई को मनाया जाएगा। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इसका थीम हो गया। प्रेस स्वतंत्रता होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता कब है? 3 मई को है। तो प्रेस स्वतंत्रता कहता है कि कब मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता को क्या मनाता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ है तो चौथा के पहले 3 को होता है। 3 को होता है प्रेस स्वतंत्रता में, चौथा के पहले। इस 3 मई को हम लोग 3/5 मई को हम लोग, देखो कैसे है, चौथी कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ है। तो चौथा से मतलब आगे 3 पीछे 5, 3/5 हो जाएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता कब होता है? रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है इतना ही। द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडिया, प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। इतना लंबा तो थीम नहीं देगा, लेकिन चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया, ये हो गया। अब पृथ्वी दिवस की बात कर रहा है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं जी? पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। इसको ट्रिक को लिख के रखे, बाद में काम लगा। 3 4 5, ठीक है। तो कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। आवर प्लैनेट आवर पावर आवर प्लैनेट, थीम क्या है इसका? आवर प्लैनेट आवर पावर
आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। अब देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाना है, तो 22 अप्रैल को मनाना है। कब मनाना है, 22 अप्रैल। मतलब कि पृथ्वी तो हमारा एक ही है, लेकिन ऐसा ऐसा हमको और 2 को जोड़ना है। पृथ्वी को ऐसा ही है, लेकिन जोड़ना कहा 2 को और जोड़ना है। ठीक है, 2 को और खोजना है अपने जैसा, कहा कि ये तो भाई ख़राब कर दिए हम लोग पृथ्वी को, अलग ढूंढना पड़ेगा ना। तो ढूंढने के लिए हमको 2 को और ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, मतलब 2 को ढूंढना पड़ेगा। तो ये कब है, आवर पावर आवर प्लैनेट। क्या है, आवर पावर आवर प्लैनेट। विश्व विरासत दिवस, विरासत 18 अप्रैल को है। हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, हेरिटेज अंडर द थ्रेट डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड द लर्निंग इन द 60 ईयर ऑफ ऑस्मोस इकोस्मोस एक्शन। ठीक है, तो विरासत कब होना चाहिए, 18 अप्रैल को। विरासत दिवस कब है, 18 अप्रैल को विरासत दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य आपका अच्छा कब होना चाहिए, स्वास्थ्य दिवस है, तो स्वास्थ्य आपका जो है 7 दिन ठीक होना चाहिए। और नया साल मार्च के बाद अप्रैल आता है ना जी, तो अप्रैल के नया साल में 7 दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। क्षय रोग दिवस कब होता है, क्षय रोग दिवस होता है 24 मार्च को। क्षय रोग दिवस कब होता है, 24 मार्च को होता है। यस बी कैन इंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, इसका ये याद रख सकते हैं आप। यस बी कैन इंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, यस बी कैन इंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को। कब, 24 मार्च को, 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी का क्या, जो क्षय रोग मतलब टीबी होता है, टीबी का कब मनाते हैं, 24 मार्च को, 24 मार्च को। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को। मौसम विज्ञान 23 मार्च को, मौसम विज्ञान 23 मार्च को। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, मौसम विज्ञान क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी है, आपको पता होना चाहिए। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही है। क्या है ये, बिहार दिवस, आपको पता होना चाहिए ना जी। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही है। तो जल दिवस, विश्व जल दिवस कब हो गया, 22 मार्च को हो जाता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो ये 21 मार्च को वन दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब है, वन दिवस 21 मार्च को हो गया। फॉरेस्ट एंड फूड, थीम क्या है इसका, वन दिवस का, फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड है इसका थीम है, फॉरेस्ट एंड फूड। और वन दिवस का होता है वन में, वन में क्या होता है कि 3 लोग जाते हैं, 2 और 1, 3 लोग मिलकर हम लोग जा रहे हैं जंगल घूमने। वन दिवस में हम लोग कब जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 2 और 1 मिलकर 3 लोग जा रहे हैं जंगल घूमने के लिए। वन दिवस में कितने लोग जा रहे हैं घूमने, वन दिवस के दिन 3 लोग जा रहे हैं। तो 2 + 1 = 3 हो गया ना जी। तो 22 मार्च तो हो गया। 21 मार्च, 2 + 1 = 3, ये हो गया। 2 + 21 और 3 हो गया ना 21 मार्च। तो वन दिवस में क्या होगा, 2 + 1 3। राष्ट्रीय टीकाकरण, टीकाकरण कब हो जाएगा, 16 मार्च को है। वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो वैक्सीन जो टीकाकरण कब लेना है, तो मतलब महीना के अगला दिन, आधा महीना के अगला दिन जाकर टीका ले लेना है आपको। 15 + 1 16 मार्च को टीका ले लेना है। कब लेना है टीका जी आपको, कि 15 दिन हो गया, कहता ना कि महीना में 15 दिन पर टीका लेना चाहिए। तो 15 दिन के बाद अगला 16वां दिन जाके आप टीका ले लीजिए, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार, अधिकार में 15 मार्च है, 15 मार्च है उपभोक्ता अधिकार, 15 मार्च को है। ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो उपभोक्ता में कहता है कि उपभोक्ता का अधिकार, आपको अधिकार 50% ही मिल रहा है, मतलब 15 दिन ही अधिकार मिलेगा आपको, ये याद रखिए। कब मिलेगा अधिकार आपको, 15 दिन ही अधिकार मिलेगा। 50 मतलब 30 दिन का होता है ना, 30 दिन में 50% मतलब 15 दिन ही अधिकार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। तो कहता है कि महिला जो है कि 7 दिन की जगह 8 दिन काम करती है, समझ रहे हैं आप। कहते हैं ना कि महिला 7 दिन नहीं, 7 दिन की जगह 8वां दिन भी काम करती है, रेस्ट नहीं लेती है, ये छुट्टी नहीं लेती है। तो महिला दिवस कब है, 8 मार्च को महिला दिवस है। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। फॉर ऑल वुमेन इन द गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस है 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव, जंगल में जीव, देखो अभी हम लोग क्या देखे थे कि जंगल में घूमने जाना है, वन में घूमने जाना है, तो 2 + 1 = 3 किए थे। अब कह रहा है कि वन्यजीव में, वन्यजीव अब जंगल में जीव कुछ कैसा है, तो उसका 3 ही है, 3 मार्च को भी है, 3/3 है। वन्यजीव में क्या है, 3/3 है, वन्यजीव हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान फरवरी में, लास्ट क्या होता है, फरवरी में विज्ञान होता है, 28 फरवरी को होता है। कहता है वन्यजीव का है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को होता है। मातृभाषा जो हम लोग बोलते हैं 21 फरवरी को है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का 21 फरवरी को है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसका थीम क्या था? सिल्वर जुबली का है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आर्द्रभूमि कब है? 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि कब है? 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि कब है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनवाए हैं। और हम लोग अभी 15 अगस्त को ये भी मनाए हैं, 79वां 15 अगस्त को क्या मनाए? 79th इंडिपेंडेंस डे बनाए हैं। और ये 26 जनवरी को कितना नंबर का था? ये कितना नंबर का था? 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस कितना था? 75वां था। ये 79 है, ये 75वां गणतंत्र दिवस था, ये याद रखिएगा। स्वर्णिम भारत विकसित भारत, क्या नाम है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसका थीम था। समझ गए? 75वां गणतंत्र। राष्ट्रीय मतदाता, तो मतलब है कि 26 जनवरी मनाने के पहले जाना है वोट देने के लिए। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी मनाने के पहले एक दिन मतदाता वो हो जाना चाहिए, वोट दे देना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। कैपेबल इंडिया कॉम्पिटेंट आर्मी, कैपेबल इंडिया कॉम्पिटेंट आर्मी, समर्थ भारत सक्षम भारत। युवा दिवस तो जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पे युवा दिवस मनाते हैं। यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और हिंदी ए ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, ए ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। 1 दिसंबर को एड्स कब है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब है? 1 दिसंबर को है। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मतलब डायबिटीज कब होता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या है? चिल्ड्रन डे भी होता है। 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रन डे भी होता है, आपको पता होना चाहिए। चिल्ड्रन डे भी होता है 14 नवंबर को, ये जवाहरलाल नेहरू की जयंती पे। और इस चिल्ड्रन डे में अगर ज़्यादा बच्चा चॉकलेट खाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको शुगर हो जाता है। कहते हैं ना, चॉकलेट मत खाओ बाबू वरना क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। तो शुगर कब मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। ब्रेकिंग द बैरियर ब्रिजिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स, इसका थीम था मधुमेह का। क्या था? शुगर का क्या था? ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब है? 24 अक्टूबर को। पोलियो दिवस कब हो जाएगा? 24 अक्टूबर को है। ये ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड, ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड। पोलियो दिवस कब है? 24 अक्टूबर को। पोलियो कहता है कि घर में जो 2 बच्चा है उसको पोलियो पिलाना है, तो 4 में से 2 हटा दो। और अक्टूबर मतलब 10, अक्टूबर मतलब 10वां महीना हो गया, तो 4 में से 2 बच्चा घटा दो, 10 कर देना है इस तरीके से। तो कहता क्या है? 24/10 पोलियो दिवस। खाद्य दिवस क्या है? खाद्य दिवस खाने पीने का 16 अक्टूबर को है। राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। बालिका दिवस होता है बच्ची की बात है। इंटरनेशनल बालिका दिवस बच्ची का होता है 1 और 1/10, 11/10, 11/10। समझ गए ना? मतलब एक बच्ची तो कम से कम होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना घर में एक बच्ची होना चाहिए, तो एक बच्ची कहाँ से आएगा? इंटरनेशनल की बात कर रहा है, तो 11/10 में से 1 घटा दो तो 1 आपका आ जाएगा, 1 बच्ची। इसका थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? कहता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 27 सितंबर को है। 27 सितंबर मतलब 2 7 9, 2 + 7 + 9 तो 27 हो गया ना जी। 27 सितंबर हो गया, 2 7 9 हो गया। तो पर्यावरण दिवस में हो गया कि 2 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। 2 लोग साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए। 2 लोग साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। 2 लोग साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। 27 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस है 16 सितंबर को। ओजोन जो है O3 की बात हो रहा है ना। ओजोन मतलब O3 होता है, O3। तो ओजोन दिवस क्या है कि 16 सितंबर को। कब है? 1 + 6 ओजोन का 16 सितंबर को है।
अच्छा, इसका थीम क्या था जी? पर्यटन पर्यटन दिवस का टूरिज्म एंड पीस। क्या है? टूरिज्म एंड पीस। और ओजोन का क्या है? कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो ये आपका हो गया, ये आपका थीम देख लिए कब क्या होता है। अगला पेज चलते हैं। प्रमुख सूचकांक क्या हाथ से कहाँ मिला है, ये बहुत ज़रूरी है। ये से तो हम पक्का सवाल पूछे कहीं फिर कि कौन सा रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, टॉप पे कौन है, भारत का स्थान क्या है, और अंतिम में कौन है, ये सब चीज़ें। ठीक है। कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। कह रहा है कि यूनिकॉर्न कंपनी जो होता है ये रिसर्च कौन देता है, रिपोर्ट कौन देता है? हुरून रिसर्च सेंटर। जब हुरून ग्लोबल है तो हुरून रिसर्च सेंटर जारी करता है। टॉप में अमेरिका है, दूसरा में चाइना होगा, और भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। एशिया पावर सूचकांक। तो एशिया में जो पावर सूचकांक है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा दिया जाता है। लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी कहता है कि अमेरिका टॉप पे है, एशिया पावर में अमेरिका टॉप पे है, और भारत है तीसरे नंबर पे आ गया, पहले चौथे नंबर पे था, अंतिम में पापुआ न्यू गिनी है। तो कहता है एशिया में जो पावरफुल की बात कर रहा है तो ये कौन दिया है? एशिया में पावर लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी वाला ने दिया है, और अमेरिका टॉप पे है, भारत तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर में क्या है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट दिया है, अमेरिका टॉप पे है फायर में, और भारत चौथे नंबर पे है। भूटान क्या है? सबसे लास्ट में है फायर में। फायर पावर में मतलब कि अगर आग लगेगा तो बचाने में हम लोग क्या है, चारों तरफ से आग बचा सकते हैं। फायर पावर मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया को हम लोग चारों तरफ से बचा सकते हैं, 1 2 3 चारों तरफ कहीं पे भी आग लगेगा तो बचा लेंगे। तो हम लोग कितने नंबर पे हैं? चौथे नंबर पे हैं। समझ गए? जलवायु जोखिम। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन बाज के द्वारा किया जाता है। तो जलवायु जोखिम जो है, ज से जलवायु, ज से जोखिम, ज से जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है। और फर्स्ट में डोमिनिया है, प्रथम स्थान पे, भारत छठे नंबर पे है। तो जलवायु जोखिम जो हो सकता है, अब देखिए हम लोग जलवायु जोखिम में कितने नंबर पे है? आग कैसे लगेगा? आग तो यही चार तरफ से लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर रहता है जलवायु की जोखिम की बात करते, तो जलवायु जोखिम का चारों तरफ से तो होगा ही, बाकी नीचे से पानी वाला भी हो सकता है, ऊपर से बादल भी फट सकता है, तो 2 और बढ़ गया। जोखिम 6 तरीके से आ सकता है ना, चारों तरफ से तो ऐसे आएगा ही आएगा। ऊपर से आकाश से भी जोखिम आ सकता है, और ज़मीन से भी जोखिम आ सकता है। तो 6 है, तो हम लोग कितने नंबर पे हैं? छठे नंबर पे हैं। तो जोखिम में कितने नंबर पे हम लोग जी हैं? छठे नंबर पे हैं। फिर जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हम लोग कितने नंबर पे हैं? ये भी जर्मन वॉच है, जो भी जलवायु रिलेटेड है, जैसे जलवायु जैसे जर्मन वॉच, ठीक है। और ये प्रथम 3 पे कोई नहीं है, प्रथम 3 पर कोई नहीं है, चौथा में नंबर पर डेनमार्क है। और कहता है कि भारत 10वें नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे। इसमें कन्फ्यूजन पता क्या होता है? स्टेटमेंट में पूछ देता है कि प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, यही गड़बड़ करता है। आपको लगना कि प्रथम पे नहीं है, ये डेनमार्क चौथे स्थान पे है, प्रथम 3 पे तो कोई है ही नहीं। तो जलवायु परिवर्तन में जर्मन वॉच हम लोग 10वें नंबर पे है, बाकी कोई नहीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आतंकवाद सूचकांक में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस देता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। बुर्किना फासो टॉप में है। आतंकवाद में कौन है सबसे टॉप में? बुर्किना फासो है। और भारत का रैंकिंग कितना है? 14 नंबर पे है। आइसलैंड एकदम शांत जगह है। आइस देखो, आतंकवाद में आइसलैंड एकदम शांति से, आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब शांति, समझ रहे हो? आइसलैंड एकदम आराम से चिल कर रहा है आइसलैंड, यहाँ पे आतंकवादी नहीं है। भारत में चौथे नंबर पे आतंकवादी में। और बुर्किना फासो क्या है? टॉप नंबर पे है। बुर्किना फासो क्या है? टॉप नंबर पे है। और ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। विश्व निवेश रिपोर्ट है, अनकटाड के द्वारा आता है। निवेश करना है तो कहता है निवेश करने के लिए अनकटैड, इसको कहता है अनकटाड, अनकटाड कहा जाता है इसको, UNCTAD। तो अनकटाड निवेश करना है तो अनकटाड है। अमेरिका टॉप नंबर पे है, भारत 15वें नंबर पे है। तो अब इसको याद कैसे करना है? निवेश जो है, निवेश करने के लिए कि अटक जाता है, मतलब जो निवेशक होता है, आप किसी पैसा में इन्वेस्ट कर दिए, अगर कंपनी डूबने लगा तो आप अटक जाइएगा, तो अंकटाड। तो ये जारी कौन कर रहा है? अटकने वाला जारी कौन कर रहा है जी? अंकटाड जारी कर रहा है। आप निवेश कीजिएगा तो अटक जाइएगा, पैसा को लेकर आपको मिलेगा नहीं, तो अंकटाड जारी कर रहा है। अब भारत कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे है। और अमेरिका सबसे टॉप नंबर पे है विश्व निपेट में। भारत 15वें नंबर पे है, अमेरिका इस पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा शुरू किया जा रहा है। स्टार्टअप ब्लिंक, अमेरिका टॉप पे है, भारत कितने नंबर पे है? 22 नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है? 22 नंबर पे है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम कैसा है, तो यहाँ पे कहता है कि बराबर बराबर मतलब 2-2 है, कितना है?
अगर इकोसिस्टम की बात कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो उसमें कहते हैं हम लोग 22 नंबर पे हैं। मतलब इकोसिस्टम मतलब ठीक है, दोनों मिला के चल रहा है, दोनों साइड में चल रहा है इकोसिस्टम। अमेरिका क्या है, टॉप पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन में हम लोग कितने हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन में ये लॉजिस्टिक की बात कर रहा है तो विश्व बैंक कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, और सिंगापुर टॉप पे है। भारत कितना है, 38 नंबर पे है। अब ये देखिए कि लॉजिस्टिक की बात कर रहा है, लॉजिस्टिक की बात कर रहा है तो रिपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो आप इसको याद कैसे कीजिएगा, कहता है कि वर्ल्ड बैंक का है, मतलब वर्ल्ड का बैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा है। तो ये पैसा को आप लेके कैसे जाइएगा, मान लिया वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिए तो आप उठा के कैसे लेके जाइएगा। तो आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन कैसा है, यही जारी करेगा। वर्ल्ड बैंक क्या है, बहुत अमीर बैंक है, इसके पास बहुत पैसा है, तब इसका ढेर सारा पैसा है, तो ये एक देश से दूसरे देश में लेके जाएगा कैसे। तो ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है, जो कि भारत कितने नंबर पे है, 38 नंबर पे है। और सिंगापुर क्या है, सिंगापुर टॉप नंबर पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, और ये अमेरिका टॉप पे है, और भारत कितने नंबर पे है, 39 नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है जी, 39 पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ये आर्थिक मंच के द्वारा जारी कर रहा है। अब बोल रहा है, अब इसको याद कैसे कीजिएगा कि कौन जारी करता है। तो यात्रा और पर्यटन विकास, आपको यात्रा करना है, आपको घूमना फिरना है, यात्रा करना है, पर्यटन करना है, घूमना फिरना है, तो आपको पैसा ज़रूरत पड़ेगा ना जी घूमने फिरने के लिए। अब पैसा कौन देगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक, कितना खर्च हो रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपको पता लगना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। पूछेगा आपको यही सब कि कौन क्या जारी कर रहा है। तो यात्रा में जो खर्च होगा उसका लेखा जोखा जो होगा खर्च, तो वो इकोनॉमिक्स पता कहाँ से आएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो लेखा जोखा रखेगा। और ये अमेरिका टॉप नंबर पे है, भारत कितने नंबर पे है, 39 नंबर पे है। अब देखिए, अब लॉजिस्टिक में पर यह देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम लोग 22वें नंबर पे थे, ठीक है। लॉजिस्टिक में कितने नंबर पे हैं, 38 नंबर पे है लॉजिस्टिक में। और यात्रा घूमने फिरने में कितने हैं, 39 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 39 नंबर पे है। 39 नंबर पे है। घूमने फिरने में कितने नंबर पे है, 39 नंबर पे है, ठीक है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36 से हो रहा है जी, 3 को और एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 39 नहीं हो पा रहा है घुमाने पे। और इसको जोड़िए, बिहार में कितना है, 38 जिला है ना जी बिहार में। और 38 जिला के बाद एक और आप जाके कहीं बाहर भी घूम रहे हैं, बिहार के बाहर एक जिला और घूम लिए। हाँ, तो ऐसे याद कर लेते हैं। तो यात्रा सूचकांक में कितना है रैंक, तो कहता है कि एक तो 38 जिला आपने घूमना है पहले, और उसके बाद एक कोई और घूमना है आपको। यात्रा की जो आपका रैंक है, तो यात्रा के रैंक में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो बिहार के 38 जिला घूमिए पहले, उसके बाद कहीं पर जाके बाहर घूमिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 39 रैंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 रैंक हो जाएगा। अमेरिका तो टॉप पे है यही। लॉजिस्टिक में पैसा उठाने में कौन है भैया, सिंगापुर टॉप पे है। पैसा उठाने में सिंगापुर टॉप पे है। और हमारा रैंकिंग कितना है, 38 रैंकिंग है। हमारा कितना रैंकिंग है, 38 है। यात्रा में कौन है कि हम लोग 38 नंबर 39 नंबर पे है। माली सबसे लास्ट में है, माली सबसे लास्ट में है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक, प्रतिस्पर्धा IMD कहता है कि IMD इंटरनेशनल मॉनेटरी, IMD IMF होता है ना जी, IMD है विश्व प्रतिस्पर्धा, मतलब कि ये प्रतिस्पर्धा जो है वो स्विट्जरलैंड टॉप नंबर पे है। और भारत कितना, 41 नंबर पे है। भारत कितना, 41 पे है। वेनेजुएला सबसे लास्ट में है। वेनेजुएला क्या है, सबसे लास्ट में वेनेजुएला। तो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो कहते हैं ना कि रेस लगा हुआ है, तो रेस में लगाने वाला पैसा कौन दे रहा है, IMD दे रहा है। रेस लगाने के लिए कौन है, IMD है। इंडियन मॉनेटरी क्या है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी, ये क्या है, डी से क्या होगा, IMF तो रहता समझ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, IMD क्या है, ठीक है। तो कहता है कि प्रतिस्पर्धा रेस लगाने की बात हो रहा है, तो रेस लगाने में क्या है, IMD है। क्या है, IMD है। और इस रेस में स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है। भारत क्या है रेस में, कहता है कि 41 रैंक पे है। कितने नंबर रेस में, क्या है कि पीछे से फर्स्ट आ रहा है, समझ रहे हैं ना, पीछे से 41 आ रहा है, मतलब पीछे से फर्स्ट आया, समझ रहे हैं, 1 पीछे आ गया। ये आगे रहना चाहिए, सिर्फ 1 रहना चाहिए, तो पीछे से 41 रैंक पे आ गए हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन में, इनोवेशन में हम लोग कितने नंबर पे हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है स्विट्जरलैंड टॉप पे कर रहा है, हम लोग 39 नंबर पे हैं। और अंगोला सबसे लास्ट में है। तो इनोवेशन करने में हम लोग जो नया क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो नया क्रिएट करने में कौन, स्विट्जरलैंड टॉप पे कर दिया है। और हम लोग कितने नंबर पे हैं, 39 रैंक पे है इनोवेशन करने में। कितने नंबर पे हैं, 39 रैंक पे हैं। और ग्लोबल इनोवेशन में हम लोग कितने नंबर पे, 39 है, 39 पे है। और ये जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा। अब इनोवेशन करने के लिए तो बौद्धिक आपका अच्छा होना चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए।
तो बौद्धिक संपदा तो कर रहा है, और रैंक कितने नंबर पे हम लोग 39 रैंक पे हैं, बौद्धिक इनोवेशन में 39 रैंक पे है। एक और इनोवेशन करते तो 40 होता, पूरे 40 होता, तो हम लोग कितने रैंक पे हैं इनोवेशन में? 39 रैंक पे है। लोकतंत्र सूचकांक में, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कहता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा नॉर्वे लोकतंत्र में पहले नंबर पे है। हम लोग कितने नंबर पे? 41 नंबर पे, 41 नंबर पे। अफगानिस्तान लोकतंत्र में सबसे लास्ट में है। तो होता है कि लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो लोकतंत्र में कहता है कि इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दे रहा है, मतलब कि आपको लोकतंत्र के बारे में जो जानकारी होने के लिए आपको इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमको लोकतंत्र की जानकारी है, वो इंटेलिजेंस यूनिट है, कि इंटेलिजेंस यूनिट वो बता रहा है लोकतंत्र का। नॉर्वे तो टॉप पे है, हम लोग लोकतंत्र में कितने नंबर पे हैं? 41 रैंक पे है। तो लोकतंत्र में भी 41 है, और प्रतिस्पर्धा में भी 41 रैंक पे, पीछे से 1 नंबर पे है। लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि पीछे से 1 नंबर पे आ रहा है, पीछे से 1 नंबर पे आ रहा है। किस में? प्रतिस्पर्धा में भी पीछे से 1 नंबर पे है, और लोकतंत्र में भी पीछे से 1 नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कहता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पे है, भारत 42 नंबर पे बौद्धिक संपदा। मतलब कि आपका इंटेलिजेंस कितना है, बौद्धिक संपदा कितना है, इंटेलिजेंस अब कितना है, तो ये जारी कौन कर रहा है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बौद्धिक संपदा मतलब तो कहते हैं बिजनेस में दिमाग कितना लगाते हैं, तो बिजनेस वाला चीज़ तो कॉमर्स में होता है जी, बिजनेस का चीज़ बौद्धिक संपदा कॉमर्स में होता है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, अमेरिका टॉप में है, और भारत कितने नंबर पे है? कहता है कि 4/2 पे है। बौद्धिक संपदा में कहते हैं आधा दिमाग है, 4/2 है, कितना है? 4/2 है, मतलब 42 है। ठीक है, मुंह भी दर्द करने लगता है जी। हाँ, पेंशन इंडेक्स में कितने हैं? मर्सर पेंशन देके मर्सी करता है ना, कहता है ये जो पेंशन दे रहा है सरकार, तो पेंशन देके क्या मर्सी कर रहा है, तो मर्सर इसको जारी कर रहा है। नीदरलैंड टॉप पे है, भारत कितने नंबर पे? 48 नंबर पे है, और भारत लास्ट में 48 है। अच्छा, टोटल 48 देश है, और भारत सबसे 48 देश लास्ट में भी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो कहता है कि जो हम लोग पेंशन देते हैं, पेंशन किसको देते हैं? बूढ़े लोगों को देते हैं ना, बूढ़ा और बुढ़िया को देते हैं एक तरीके से। तो पेंशन देके क्या करते हैं हम लोग? मर्सी कर रहे हैं, मतलब कि मर्सी कर रहे हैं, मतलब मर्सी मतलब क्या हो गया? आप ऐसे मर्सी जो बोलते हैं ना जी, कि दया दिखा रहे हैं, मर्सी कर रहे हैं मतलब दया दिखाना हुआ। तो पेंशन देके दया दिखा रहे हैं, और पेंशन में किसको दे रहे हैं? तो टॉप में है नीदरलैंड, भारत कितने नंबर पर? 48 नंबर पे, मतलब कि अभी भी 2 गो, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी बचा हुआ है, समझ रहे हैं? तो 50 हो जाता। तो कौन बचा हुआ? बूढ़ा और बूढ़ी बचा हुआ है, मतलब 48 नंबर पे हम लोग हैं पेंशन में, और लास्ट भी है, मतलब लास्ट है हम लोग पेंशन में, क्या सबसे लास्ट आ गए। टैलेंट रैंकिंग देख लेते हैं जी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है आईएमडी। तो आईएमडी के काची में था? प्रतिस्पर्धा की बात है, प्रतिस्पर्धा की, अब रेस लगाने की बात हो रहा था। तो अब रेस कौन लगाएगा? टैलेंट वाला लगाएगा। तो रेस लगाओ चाहे टैलेंट लगाओ, ये क्या होगा? मैनेजमेंट डेवलपमेंट आपका देखा जाएगा। आपका मैनेजमेंट डेवलप टैलेंट आपका कितना है, वो कैसे टैलेंट को मैनेज कर रहे हैं, और टैलेंट को कैसे आप रेस लगा रहे हैं, ये सब कौन देता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है। और इसमें टॉप में कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत कितने नंबर पे है? टैलेंट में 58 नंबर पे, 58 नंबर पे हैं जी। तो होता है कि 56 इंच का सीना जो हमारा है, तो मोदी जी का 56 इंच का सीना, टैलेंट में 2 अंक और पीछे ही चल गया। 56 इंच का सीना अब 58 इंच का हो गया, समझ रहे हैं? तो टैलेंट दिखाने में 56 इंच का सीना अब 58 इंच का हो गया, समझ गए? स्विट्जरलैंड टॉप पे है, मंगोलिया लास्ट में है, टैलेंट में मंगोलिया लास्ट में हो गया। गुड गवर्नेंस देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स चैडलर इंस्टीट्यूट जाता है, सिंगापुर टॉप पे है, भारत 71वें नंबर पे, वेनेजुएला लास्ट हो गया। तथा गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है वो गवर्नेंस कहता है कि एकदम कहते हैं चंट है, कहते हैं ना जी, कि जो जो गवर्नेंस जो क्या लोग वो क्या बोलते हैं लोग, जो जो अभी बीजेपी के नेता वो बहुत चंट है, किसी का नहीं सुनते हैं। तो गुड गवर्नेंस में चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है, कौन करता है? चैंडलर, चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है। सिंगापुर तो भाई टॉप पे रहेगा ही गुड गवर्नेंस में। हम लोग कितने नंबर पे आ रहे हैं? 71 रहेंगे, 71 नंबर पे है, 71 नंबर पे आ रहा है। गुड गवर्नेंस में कितने नंबर पे आ रहा है? 71 नंबर पे आ रहा है। आप देखिए कि जो गुड गवर्नेंस, अभी हम लोग अगर इस तरीके से याद करें कि हम जो क्या है अभी 75वां क्या बनाए? गणतंत्र दिवस मनाए, 75वां गणतंत्र दिवस मनाए, 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए, और इसमें गुड गवर्नेंस में हम लोग 71 नंबर पे गुड गवर्नेंस है, समझ गए? इसी के में पीछे मतलब गवर्नेंस मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की बात हो रहा है। तो गवर्नमेंट ही ना अभी आज़ाद हुए हैं तो गवर्नमेंट बना है, तो गवर्नमेंट हम लोग कितने नंबर पे हैं? 71 नंबर पे हैं। और चैंडलर इंस्टीट्यूट ने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत मतलब चंट है, तो चंट है, गवर्नमेंट चंट है, तो ये पता कौन लगा रहा है? चैंडलर इंस्टीट्यूट पता लगा रहा है।
ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम लोग ये ऊर्जा में कितना खर्चा कर रहे हैं आप, ऊर्जा संक्रमण में कितना एनर्जी में खर्चा कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स वाला बताएगा जी आपका। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताएगा कि आप कितना ऊर्जा में खर्च कर रहे हैं। और इसमें टॉप पे कौन है, स्वीडन है, और भारत भी 71 नंबर पे है। तो दो चीज़ में हम लोग 71 नंबर पे आ गए। कैसी कैसी में 71 नंबर पे आ गए जी, एक तो 71 नंबर पे आए हम लोग कि गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ऊर्जा में भी हम लोग 71 नंबर पे आ गए। सरकार हो या सरकार की ऊर्जा हो, कितना मेहनत कर रहा है, दोनों में हम लोग कितने नंबर पे हैं, 71 नंबर पे है, 71 नंबर पे है। AI में, AI तैयारी कहता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी में ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है। होता है कि AI में देख रहा हो, सरकार क्या है कि हर बार इसमें पैसा झोंक रहा है, सब सरकार पैसा झोंक रहा है। तो पैसा झोंक रहा है तो ये पैसा के लेखा जोखा कौन रख रहा है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। AI में क्या आ रहा है, हम लोग रिसर्च करने के लिए पैसा झोंके जा रहे हैं AI में। तो वो जब झोंके जा रहे हैं तो पैसा का खोज खबर कौन रखेगा, मुद्रा कोष रखेगा। और AI में टॉप पे कौन है, तैयारी कौन करके बैठा हुआ, सिंगापुर करके बैठा हुआ। हम लोग हैं 72 नंबर पे। कितने नंबर पे हैं जी हम लोग, इंडिया AI में कितने नंबर पे तैयारी में है, 72 नंबर पे। कितने नंबर पे, 72 नंबर पे है, 72 नंबर पे है तैयारी में। लोग बोलते हैं ना गुस्से में कि 72 घंटा से काम कर रहा है, पूरे नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि 72 घंटा से काम कर रहे हैं, पूरे नहीं हो रहा है। तो 72 घंटा से तैयारी कर रहे हैं किसका, AI का तैयारी कर रहे हैं 72 घंटे से। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट, लॉ की बात कर रहा है जी तो जस्टिस ही पता चलेगा, लॉ की बात कर रहा है तो जस्टिस होगा। डेनमार्क फर्स्ट में, हम लोग 79 रैंक पे हैं, वेनेजुएला लास्ट में आ रहा है। डेनमार्क ये है, ये नहीं देगा, ये इतना नहीं पूछेगा, डेनमार्क है लॉ। और भारत कितना 79 रैंकिंग पे है। आर्थिक स्वतंत्रता, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, हांगकांग टॉप पे है और भारत 84 नंबर पे है। आर्थिक स्वतंत्रता है तो कितने नंबर पे है, तो 8/4 रैंक पे है। मतलब कि दो कौड़ी का ही हम लोग इज्जत, 2 कौड़ी का ही वो है, औकात है, जो बोलते हैं ना, औकात की बात कर रहा है, 2 कौड़ी का औकात। तो आर्थिक स्वतंत्रता कितना है जी आपके पास, कितना पैसा है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब कितना होगा कि आपके पास पैसा कितना है, मतलब आपका औकात कितना है। तो औकात कितना हो रहा है जी, 2 कौड़ी का है। कितना औकात है, 2 कौड़ी का औकात है। 2 कौड़ी का औकात मतलब 8/4, तब ना 2 कौड़ी का औकात पता चलेगा जी। तो 84 नंबर पे है। आर्थिक स्वतंत्रता पूछ रहा है कि आपका औकात कितना है, औकात हमको 2 कौड़ी का है, तो 8/4 मतलब 2 कौड़ी का औकात है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, ये बहुत पूछता है जी। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। और सिंगापुर टॉप पे है, भारत 85 नंबर पे है। कितने नंबर पे हम लोग हैं, 85 नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहा है, हेनले पासपोर्ट की बात कर रहा है, तो हम लोग कितने नंबर पे हैं, 85 नंबर पे है। सिंगापुर टॉप पे है, तो एयरपोर्ट की पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट पे कितने नंबर पे है, 85 नंबर पे है, 85 नंबर पे पासपोर्ट पे है। समझ गए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी की बात होगा भाई, ठीक है। डेनमार्क सबसे टॉप पे रहता है, हमेशा डेनमार्क रहेगा। भारत में कितने नंबर पे है, 96 नंबर पे भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में कितने नंबर पे है भारत, 96 नंबर है। मतलब कि 4 नंबर और आ जाएगा तो एकदम 100% भ्रष्टाचार हो जाएगा, समझ रहे हैं। भ्रष्टाचार आने में कितना, 4 नंबर और, भ्रष्टाचार में 4 नंबर और जुड़ जाएगा तो 100% हो जाएगा। देख रहे हैं, भ्रष्टाचार में ही 4 लिखा हुआ है, तो 4 नंबर और अगर जुड़ जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो 4 नंबर जुड़ जाएगा, मतलब 96 में 4 नंबर जुड़ जाएगा 4, तो हम लोग टॉप 100% हो जाएगा। तो हम लोग डेनमार्क टॉप पे है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जाता है। दक्षिण सूडान सबसे लास्ट में है, दक्षिणी सूडान। हंगर इंडेक्स देख लेते हैं जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वे थुरंगल, ये क्या नाम लिखा है जी। कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंसर्न वर्ल्ड वाइड वे थुरंगल हिल्फ 22 देश टॉप पे है। भारत का स्कोर कितना, 105 नंबर पे है। 22 देश टॉप किया है, सोमालिया सबसे लास्ट है। भूखे में कहता है, भूखे रहने पे हम लोग कितने नंबर पे आ गए जी, 105 नंबर पे आ गए। भूखे रहने पे कितने आ गए, हंगर में कितने नंबर पे जी, 105 है। 27.3 मेरा स्कोर है, कितने रैंक है। और 22 लोग हैं टॉप किए हैं, कितने लोग टॉप किए हैं, 22 लोग टॉप किए हैं। और हम लोग कितने रैंक पे आ गए, 105 नंबर पे भूखा हो गए। भूखा कितने नंबर पे आ गए, 105 नंबर पे आ गए। SDG रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है, सतत विकास समाधान नेटवर्क का जारी होता है, 99 रैंक पे है। डेवलपमेंट में 1 बाकी रह गया जी, सतत विकास में कितना बाकी है, 1 और डेवलपमेंट हो जाएगा तो 100% हो जाएगा।
एक और डेवलपमेंट, तो 99 रैंक पे हम लोग हैं। सतत विकास समाधान रिपोर्ट में सतत विकास में हम लोग 99 रैंक पे आ गए हैं। ठीक है। किड्स राइट पे कितना है, 96 रैंक पे, ही सब नहीं पूछेगा। हाँ, वैश्विक शांति सूचकांक देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात है। आइसलैंड दम है एकदम शांति से, आइसलैंड क्या है, शांति सूचकांक में एकदम शांत आइस पे है। हम लोग कितने नंबर पे है, 115 नंबर पे। कितने नंबर पे, 115 नंबर पे। भूखे कितने नंबर पे हैं, भूखा 105 पे है, और 115 पे शांत भी है। कितने हैं, 115 नंबर पे शांति है। कितना है, 115 नंबर पे शांति है, शांति सूचकांक 115 नंबर पे है। खुशहाली रिपोर्ट देख लेते हैं जी, तो 118 होगा। हाँ, कहे क्या, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान फिनलैंड है, और 118 नंबर पे हम लोग हैं। अफगानिस्तान कितने नंबर पे है भाई, क्या है, लास्ट हो गया। अब इसको देखिए, खुशहाली की बात कर रहा है। खुशहाली कैसे होगा, सतत विकास समाधान आपका सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगर डेवलपमेंट का सॉल्यूशन मिल गया तो आप खुश रहने लगेगा। क्या है, बात यही है ना, कि अगर आपका डेवलपमेंट का सॉल्यूशन मिल गया तो आप खुश रहने लगेगा। खुश कैसे रहिएगा, सतत विकास समाधान रिपोर्ट के हिसाब से खुश रहिएगा। और खुश मतलब क्या होता है, एकदम कहता है कि एकदम 100% खुश रहते हैं ना। तो 100% खुश रहने के लिए क्या होता है, 100% खुश रहने के लिए 1 और 1 2 और 8 10, ये 1 + 1 + 8 मतलब 110, मतलब 10 हो जाएगा सीधे सीधे। 8 1 9 1 10, तो ये हो गया। खुशहाली में हम लोग कितने नंबर पे हैं, 118 नंबर पे। और खुश मतलब फन कर रहा है, खुश मतलब क्या कर रहा है, फन कर रहा है। फिनलैंड फन कर रहा है खुश होके। अफगानिस्तान लास्ट आ गया। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तो देखे ना जी। अच्छा, ये अलग है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट है, सिंगापुर है, हम लोग 128 नंबर पे है। आर्थिक स्वतंत्रता 2 कौड़ी वाला कहाँ गया जी, आर्थिक स्वतंत्रता कहीं पे देखे थे ना अभी। कहाँ गया जी आर्थिक स्वतंत्रता, ये है देखिए, ये है। थोड़ा सा हम मिटाते हैं तब आपको पता चलेगा। ये है आर्थिक स्वतंत्रता, देखिए, है ना। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या है, ये हम लोग कनाडाई में आर्थिक स्वतंत्रता में 84 नंबर पे थे। को विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें हम लोग 128 नंबर पे हैं, उसमें 2 कौड़ी पे थे। यहाँ पे होता है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट, हेरिटेज किसका है, हेरिटेज की बात कर रहा है। हेरिटेज, हेरिटेज मतलब कहता है कि पुराने, हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि पुराना की बात कर रहा है ना। इस सबको मिटाइए तो थोड़ा इसमें लिखने का काम करेगा। हेरिटेज की बात कर कैसे, ये तो हेरिटेज मतलब क्या हो गया, पुराना। हेरिटेज मतलब पुराना चीज़ होता है। तो पुराने अब अभी पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास बाप दादा का पैसा है, आपके पास ये बाप दादा का हेरिटेज वाला पुराना चीज़ें है, तो आप बहुत पैसे वाले हैं। आर्थिक स्वतंत्रता आपका बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है। तो जो ये जारी कौन कर रहा है, कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो ये आर्थिक पैसा आएगा कहाँ से, तो हेरिटेज से आएगा। हेरिटेज मतलब बहुत पुराना चीज़ है। तो हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट के जरा, सिंगापुर टॉप पे है। हम लोग का रैंक कितना है, वर्ल्ड में कितना रैंक पे आर्थिक स्वतंत्रता में, 128, 8 10 के 11 रुपया, कितना 11 रुपया, 8 2 10 के 11, कितना हो जाएगा, 1 2 8 है। आर्थिक स्वतंत्रता में कितने नंबर पे है, 128 है, मतलब 128 पे है। 8 2 10 के 11 रुपया, 11 रुपया लीजिए, अब चलते बनिए। यही आपका आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ जी, कि आपको 11 रुपये का पैर लगने पे 11 रुपये मिल जाता है, कहता कि चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता 11 रुपये का ही है। 8 2 10 के 11 हो जाएगा। जेंडर गैप देख लेते हैं जी, ग्लोबल जेंडर गैप है। ये जेंडर गैप कहता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड है, हम लोग 131 पे है, ये याद रखिए। देखिए, जेंडर गैप की बात कर रहा है, तो जेंडर गैप जो है, अब ये जेंडर गैप मतलब क्या हो रहा है कि मेल फीमेल की बात हो रहा है, मेल फीमेल। और इसमें जेंडर गैप होता क्यों है, पैसे के कारण ज़्यादा ही होता है जी। किसके कारण होता है, पैसे के कारण। मेल ज़्यादा कमाता है, महिला पैसा कम कमाती है, इसलिए इसको वैल्यू कम मिलता है, और जेंडर गैप आता है। तो कौन पैसा की बात हो रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, क्या, विश्व आर्थिक मंच कहता है कि अभी देखिए, जेंडर गैप है, वो कहता है जेंडर गैप है मतलब एक मंच पर दोनों को लाना पड़ेगा। एक मंच पे मेल भी और एक मंच पे फीमेल भी, ये दोनों को लाना होगा। तो ये जेंडर गैप तब खत्म होगा ना, जब दोनों एक मंच पे खड़ा रहेंगे। और एक मंच पे खड़ा तब रहेंगे जब दोनों के पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा। क्या रहेगा, पैसा रहेगा, दोनों के सेम बराबर में रहेगा। तो बात हो गया पैसा का, बात हो गया, और मंच की बात हो गया। तो विश्व आर्थिक मंच हो गया जेंडर गैप के लिए। और हम लोग कितने रैंक पे हैं, 131 है
जेंडर गैप में कहता है कि बीच में कहता है 131 है। जेंडर गैप में क्या रहेंगे हमारा, इधर भी एक है, इधर भी एक है, बीच में 3 है, इधर मेल इधर फीमेल, बीच में 3, 131, 1 ये मेल फीमेल, बीच में 3, 131। मानव विकास सूचकांक में जी, मानव विकास सूचकांक में कौन डालता है, मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास, यूएनडीपी। मानव विकास हो रहा है, यहाँ पे भी विकास है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मानव विकास में भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे भी डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे कहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ दोनों तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए ना जी। विकास के बारे में विकास ही ना बताएगा, तो इसमें विकास में कौन टॉप पे है जी, आइसलैंड है टॉप पे। जेंडर गैप में भी आइसलैंड था, विकास में भी आइसलैंड है। और हम लोग मानव विकास में कितने नंबर पे हैं, 130 नंबर पे हैं। मानव विकास में कितने नंबर पे हैं, 130 नंबर पे हैं। और जेंडर गैप में 131 नंबर पे है। तो मानव का विकास कितने नंबर पे हो रहा है जी, 130 नंबर पे हो रहा है मानव विकास। दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में है। जेंडर गैप सबसे कम पाकिस्तान का है। जेंडर गैप सबसे कम किसका है जी, पाकिस्तान का जेंडर गैप सबसे कम है। प्रेस सूचकांक में हम लोग 51 रैंक पे आ गए हैं भैया, ये तो बड़ी बढ़िया। प्रेस सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जारी करता है, नॉर्वे टॉप पे है, हम लोग 151 रैंक पे आ गए। पिछले साल 159 पे थे ना, अब आगे 151 पे आ गए। कितने पे आ गए, 151 पे आ गए। पर्यावरण प्रदर्शन में कितने नंबर पे हैं, येल विश्वविद्यालय अमेरिका जारी करता है। और एस्टोनिया फर्स्ट पे है, हम लोग कितने नंबर पे, 176 नंबर पे हैं जी। पर्यावरण में कितने नंबर पे हैं, 176 नंबर पे है। पर्यावरण में कितने नंबर पे है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पर्यावरण का प्रदर्शन 176 है। कितना, 176 नंबर पे आ गए। और 180 देशों में, समझ रहे हैं कितना लास्ट आ रहे हैं। अच्छा, पिछले बार 180 था, अब 176 हो गए। वियतनाम सबसे लास्ट है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जो है कहता है, बिन गुरियन यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग जारी करता है, भारत 76 नंबर पे है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स जो है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल है, वो यूएसए टॉप पे, हम लोग 25 नंबर में है। फ्यूचर स्किल की बात कर रहा है, तो हम लोग 25% ही अभी टॉप फ्यूचर स्किल में बड़े हैं, समझ रहे हैं। कहता है कि फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहा है, कैसे की बात कर रहा है, फ्यूचर में स्किल्स की बात कर रहा है। तभी हम लोग मात्र 25% स्किल सीखे हैं। कितने नंबर परसेंट, 25%, तो 25 में आ गया, समझ गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में यही गड़बड़ होता है। महत्वपूर्ण सूचकांक भी देखना है, विस्तृत वर्णन, यही सब पढ़े। जो मानव विकास सूचकांक में हम लोग कितने नंबर पे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट में कितने नंबर पे थे जी, 130 नंबर पे थे ना। इसमें 130 नंबर पे, देखिए मानव विकास में कितने नंबर पे, 130 नंबर पे। कहता है मानव विकास जो है, कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको इंग्लिश में लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कहता है कि 1990 से कहता है यूएनडीपी जारी कर रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन जारी कर रहा है जी, कहता है कि एचडीआई को यूएनडीपी जारी कर रहा है, इतना याद रखिए। एचडीआई को कौन जारी कर रहा है, यूएनडीपी जारी कर रहा है। कब से जारी कर रहा है, 1990 से कर रहा है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया है। तो इसमें कौन कौन थे जी, एक तो अमर्त्य सेन थे, जो कि इनको नोबेल प्राइज भी इसको दिया गया, अमर्त्य सेन जी को। और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 आयाम हैं, लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या था, और फिर ज्ञान संकेतक, नॉलेज क्या है, कहता है हेल्थ हो गया, ज्ञान नॉलेज हो गया, एक समय जीवन स्तर संकेतक हो गया। तो ज्ञान संकेतक में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, कितना स्कूली शिक्षा होना चाहिए और स्कूली शिक्षा कितना हो रहा है अपेक्षित, और कितना हो रहा है। एक समय जीवन दर संकेतक, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है, ये इसके बारे में है। तो भारत और बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से, भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 130वां स्थान पे है। अच्छा, बांग्लादेश भी है, इसमें भारत का स्कोर 0.685 है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, जिसका स्कोर 0.792 रहा है। अंतिम में कौन, दक्षिण सूडान है। एचडीआई यूएनडीपी जारी करता है, 1990 से जारी कर रहा है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे, पाकिस्तानी वाले महबूब हक थे, दोनों ने जारी किया। इसमें 3 आयाम पे देखा जाता है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, फिर ज्ञान, आपका नॉलेज कितना है, और आपका जीवन स्तर क्या है। स्वास्थ्य क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, और जीवन स्तर क्या है।
स्वास्थ्य में जीवन के समय जीवन प्रत्याशा देखा जाएगा। ज्ञान में देखा जाएगा कि आप कितना स्कूली शिक्षा में अपेक्षित होना चाहिए और कितना वर्ष के लिए बच्चे जा रहे हैं। और प्रति व्यक्ति आय आपका कितना है। भारत और बांग्लादेश दोनों मिला के 130वें स्थान पे है। और लास्ट में कौन है, दक्षिण सूडान है। प्रथम में कौन है, आइसलैंड है। भारत का स्कोर 0.685 है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको ये भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसमें भारत का स्थान कितने नंबर पे है, 105वें नंबर पर ना जी। हंगर इंडेक्स में कितने, 105वें नंबर पे था ना हंगर इंडेक्स, कहीं पे तो लिखा होता है 105, ये है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पढ़िए, कहता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर हेल्थ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें क्या पढ़े थे, ये ना जी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट थुंगफर हेल्थ, तो वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दो लोग मिलकर जारी करता है। कौन कौन जारी करता है जी, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर फील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने संकेतक है, GHI में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 संकेतक है। HDI में 3 था, इसमें कितना है, 4 संकेतक है। कौन कौन है, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर, क्या क्या है, अल्प पोषण 1/3 महत्व है, चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 है, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 है, अब बाल मृत्यु दर भी 1/3 है। समझ गए। कहता है कि 20 देश संयुक्त रूप से भूखमरी में कितने नंबर पे है जी, 20 देश संयुक्त रूप से टॉप पे कर रहा है। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है। UAE, चीन आदि जैसे देश शामिल है। हंगर इंडेक्स में टॉप पे कौन है, 20 का है, 22 देश प्रथम लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा गया है, कोई बात नहीं, 20-22 देश कोई भी था, टॉप पे है। ठीक है, ये भारत 105वें स्थान पे है। कहता है भारत में कुपोषित बच्चे 13.7% है। भारत में 13.7 कुपोषित है। अब अविकसित है 35% है। कमज़ोर बच्चा है 18% है। और शिशु मृत्यु दर कितना 2.9% है। विश्व का औसत GI स्कोर 18.3 है जो मध्यम है। भारत का स्कोर 27.3 है जो कि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि विश्व का स्कोर 18.3 है, भारत का स्कोर 27.3 है जो कि भाई गंभीर है, बहुत ज़्यादा है। भूखमरी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खुशहाली की बात है। खुशहाली रिपोर्ट में हम लोग कितने नंबर पे हैं जी, 118वें नंबर पे हैं, ये आपको बताए थे। कहता है यह सूचकांक का 13वां संस्करण है और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पेमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDN के द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली रिपोर्ट हम लोग 118 नंबर पे थे, कौन जारी करता है ये नहीं देखे थे जी। खुशहाली रिपोर्ट में 118 नंबर वाला सतत विकास, खुशहाली सतत विकास समाधान नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, विकास होगा तभी तो खुशहाल रहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वही तो हो गया। UNSDN सतत खुशहाली में कौन है, कहता है कि UNSDSN, तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल, कहता है संयुक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास डेवलपमेंट सॉल्यूशन मतलब कि निवारण, या इसका क्या, इसको निवारण नहीं बोलते, इसको कुछ और बोला जाता होगा, समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान, ठीक है, नेटवर्क। तो UNSDSN तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास हो गया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो होता है कि आपका सतत विकास का अगर सॉल्यूशन निकल जाएगा तो आप खुश रहने लगेगा। 13वां संस्करण है और इसमें कितना वो है, 6 कारक हैं। अभी तक हम लोग देखें HDI में कितना था जी, HDI में कितना था 3 था। फिर तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना था 4 था। अब कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना 6 होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जी। खुशहाली 6 दिन होता है, खुशहाली के लिए 6 हो गया। प्रति व्यक्ति आय, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और भ्रष्टाचार की धारणाएं, 6 रिपोर्ट है। फिनलैंड है, फन है, खुश है और भारत 118वें नंबर पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुआ है। कहाँ से हुआ, भूटान से। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और पहला विश्व हैप्पीनेस 2012 में प्रकाशित हुआ है। तो अब ये बात हो रहा है कि शुरुआत किया भूटान, फिर यूनाइटेड नेशन 2011 में इसको अपनाया है और 2012 से पहला इंडेक्स जारी हुआ। अभी 13वां अंक का था, कितने नंबर का था, 13वां था।
संयुक्त जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हम लोग कितने नंबर पे? 10वें नंबर थे। हाँ, जलवायु परिवर्तन जर्मन बाज के द्वारा जारी किया था, 2005 से जारी किया था जर्मन बाज के द्वारा। यह 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें कितना है? 63 देश और यूरोपीय संघ है। इसमें 4 श्रेणियों में के तहत प्रत्येक देश को पर्यावरण प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। कहता है GHG उत्सर्जन 40%, ऊर्जा उपयोग 20%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, जलवायु नीति 20% हो गया। तो GHG उत्सर्जन 40% है, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति 20% हो गया। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग नहीं पाया है, इसलिए पहला 3 स्थान खाली है। बहुत उच्च रेटिंग कोई नहीं पाया। भारत 10वें स्थान पे है, भारत 10वें, डेनमार्क 4थे स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप्स की बात हो रहा है, तो ये कौन था? इकोनॉमिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बात हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। फिर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश को अपनी पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं किया है। आइसलैंड शीर्ष पे है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है। भारत कितने नंबर पे है? वह 131 नंबर पे 0.44 रैंक के साथ है। पाकिस्तान अंतिम नंबर पे रहा, 148वें नंबर पे। इसमें आकलन का घटक है आर्थिक भागीदारी, अवसर, स्वस्थ जीवन रक्षा, शैक्षणिक प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप्स की शुरुआत 2006 से हुआ था और विश्व लैंगिक स्कोर कितना? 0.68 रहा है। विश्व वैश्विक लिंग अंतर स्कोर का है 0.68 रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, रेस लगाने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, रेस लगाने की बात कर रहा है। तो इसमें मैनेजमेंट के IMD करेगा, कौन करेगा? रेस लगाने की बात करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD है। कौन है इसमें? IMD है, ठीक है। और कहता है कि रेस लगाने में हम लोग कितने नंबर पे हैं? भारत है, पीछे से लास्ट आ रहा था ना, 41वें नंबर पे था रेस लगाने में, 64 स्कोर के साथ है। अंतिम में कौन है? वेनेजुएला है, ठीक है। कहता है इस 4 कारकों पर आधारित होता है: आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, सरकारी कार्यशीलता, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रेस सूचकांक में हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर है, 1985 से जारी किया जा रहा है और ये सूचकांक का 23वां संस्करण है। 5 संकेतकों पर आधारित होता है: राजनीतिक, सामाजिक, सुरक्षा, आर्थिक, विधायी। नॉर्वे पहले स्थान पे है और हम लोग 151 पे हैं। इरिट्रिया अंतिम पे है और भारत 151 नंबर पे है। इरिट्रिया अंतिम पे है, इरिट्रिया अंतिम नंबर पे। ये हो गया प्रमुख खेल चैंपियन। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक पेज अभी पढ़ सकते हैं जी, 10 मिनट तो में इसको ख़त्म कर ही देंगे। मुँह दर्द करने लगता है भैया। प्रमुख खेल दिखना है, खेल हमारे पास है, इसको आज एक पेज ख़त्म करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेज का है जी, तो आज एक पेज ख़त्म कर लेंगे तो बाकी बचेगा 6 पेज। कोशिश करेंगे कि कल इसको पूरा ख़त्म कर दें। अच्छा, फिर ओलंपिक भी है, फिर अन्य महत्वपूर्ण खेल है, आगामी खेल है। अभी खेल लंबा चलेगा, 1 2 और है, 3 खेल कितना पेज में है देख लेते हैं। 2 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज का है, तो आज एक पेज ख़त्म कर लेते हैं, बाकी 5 पेज 2 दिन में ख़त्म कर लीजिएगा खेल को। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। खेल घटनाक्रम है तो होता है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लेते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी है और ICC एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियन है। ICC वर्ल्ड कप है 1 दिवसीय। तो बात कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है जी? भारत जीता, तीसरी बार। आयोजन कहाँ हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का? आयोजन भारत और पाकिस्तान और UAE में हुआ था। भारत तीसरी बार जीता न्यूजीलैंड को हरा के, और रचिंद्र रविंद्र जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। रचिंद्र रविंद्र प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, ठीक है। अब टेस्ट की बात करते हैं तो आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका पहली बार जीता, ऑस्ट्रेलिया उसका उपविजेता बना है, ठीक है। टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ है, चैंपियन जो ट्रॉफी जो हुआ है पाकिस्तान में हुआ और UAE में हुआ। भारत जीता, न्यूजीलैंड को हराया, रचिंद्र रविंद्र वो बन गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर कहता है टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता है? आयोजन हुआ इंग्लैंड में, जीता दक्षिण अफ्रीका, हराया ऑस्ट्रेलिया को, हरा दिया। 1 दिवसीय की बात है तो कहता है कि हुआ कहाँ था? भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता, भारत हारा है। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता, भारत हारा। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, ठीक है। IPL की बात कर लेते हैं। 2025 का IPL रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता, 18वां संस्करण था। कितने नंबर का था? 18 नंबर का था। कितने नंबर का था? 18 नंबर का था। ये 3rd नंबर का था, ठीक है। तो कहता है कि वर्ल्ड कप के IPL कितने नंबर का था? 18 नंबर का था। बेंगलुरु जीता, पंजाब को हराया। किसको हराया था जी? पंजाब को हराया।
ठीक है, पंजाब को हराया। सर्वाधिक रन मारा कौन? ऑरेंज कैप किसके पास था? साई सुदर्शन के पास था। और पर्पल कैप किसका पास था? प्रसिद्ध कृष्णा के पास था, जो 25 विकेट लिया है। तो सुदर्शन, साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, एक तो सुदर्शन है वो कृष्णा, समझ रहे हैं, दोनों तब सेम ही नाम है, सुदर्शन और कृष्णा। और एक WPL की बात करते हैं, वुमेन प्रीमियर लीग में, तो मुंबई इंडियंस जीता है और दिल्ली को हराया है। मुंबई जीता, दिल्ली को हराया है। नेटली साइबर नेटली साइबर ब्रट है वो ऑरेंज कप ज़्यादा रन मारी। अमेलिया केर है वो ली है। अमेलिया केर क्या की है? वो ज़्यादा विकेट ली है। टाटा IPL 18 सीजन IPL का कौन था? टाटा था वह स्पॉन्सर। ये प्लेयर को नीलामी सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किए गए थे। तो प्लेयर का जो नीलामी कहाँ किया गया था? सऊदी अरब के जिद्दा में किया गया था। सऊदी अरब में किया गया था नीलामी। काहे कि हुआ कहाँ? पाकिस्तान में हुआ थी। IPL की बात हो रहा था, होता तो इंडिया में ही है IPL, लेकिन नीलामी करने कहाँ सब गए थे? सऊदी अरब के जिद्दा गए थे। IPL खेला जाना है इंडिया में, लेकिन नीलामी करने गए थे सऊदी अरब के जिद्दा में किए थे। IPL 18 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? ऋषभ पंत को, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं, 27 करोड़ में बिके थे। वैभव सूर्यवंशी IPL में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के थे। इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड जीता, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड जीता है। कहता विजेता कैप्टन कौन थे? विजेता RCB के रजत पाटीदार थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बने? साई सुदर्शन बने, जो को ये सर्वाधिक रन मारे हैं। साई सुदर्शन ये इमर्जिंग प्लेयर रहे हैं। फिर कहता 9वां राष्ट्रीय पुरुष T20 वर्ल्ड कप। 9वां राष्ट्रीय पुरुष T20 वर्ल्ड कप देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? 9वां नंबर का पुरुष का हुआ, 9वां नंबर का हुआ है। तो हुआ कहाँ है जी? USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ था? USA वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। अब T20 वर्ल्ड कप भारत दूसरी बार जीता है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता। उप विजेता कौन बना? दक्षिण अफ्रीका बना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? जसप्रीत बुमराह। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली। तो T20 है, 9वां T20 कितने नंबर का था? 9वें नंबर का था। और जीता हुआ कहाँ? USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। जीता कौन? भारत दूसरी बार जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और फाइनल में विराट कोहली जीते। फिर कहता है 9वां महिला की बात कर रहा है, महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ। तो हुआ कहाँ पे? ये UAE में हुआ था। पहले बांग्लादेश में था, फिर जाकर उसको UAE में करवाया गया। हाँ, जीता कौन? इसको न्यूजीलैंड जीत गया। महिला वाला में कौन जीता? न्यूजीलैंड। और दक्षिण अफ्रीका इसमें भी हार गया। T20 में दोनों तरफ दक्षिण अफ्रीका हारा है। एक जगह और हारा है कहीं दक्षिण अफ्रीका। टेस्ट चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका भी हारा है। सब जगह दक्षिण अफ्रीका फाइनल जा जाके हारा है इस बार, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? अमेलिया केर। और फाइनल में भी अमेलिया केर बनी है। तो ये तो गेंदबाज नहीं जी, अमेलिया केर। देखिए IPL में भी ये अमेलिया केर वो बनी है, सर्वाधिक विकेट ली है, समझ रहे हैं। अमेलिया केर IPL में भी सर्वाधिक विकेट ली है। आगे बढ़िए। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 से संबंध में। T20 विश्व कप 2000 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली है। तो कह रहा है कि जो T20 हुआ इसमें कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। तो पैट कमिंस 2 बार हैट्रिक लिया और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक लिया, ठीक है। पैट कमिंस कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और इंग्लैंड के कौन है? क्रिस जॉर्डन। कहता है कि विश्व कप में सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत ने दोनों ने 17 विकेट लिया है। तो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें फजहल फारूकी कौन है? फजहल फारूकी है अफगानिस्तान का, और अर्शदीप सिंह भारत के, दोनों ने 17 विकेट लिए हैं। T20 फाइनल का मैच कहाँ हुआ था? T20 फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित हुआ। ये T20 हुआ कहाँ था जी? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, समझ गए। आगे बढ़िए। भारत 13 साल बाद ICC विश्व कप में कोई खिताब जीता। कितने साल बाद? 13 साल बाद जीता। BCCI ने प्रत्येक भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। कितना? 125 करोड़ पुरस्कार दिया जाएगा। रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए। ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बन गए। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बाद 2 बार ICC T20 जीतने वाला भारत तीसरा देश बन गया। तो कह रहा है कि जो T20 जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते, ये दूसरी बार जीते हैं। तो हम ऐसा दूसरी बार, एक तो पहले वेस्ट इंडीज़ भी जीता है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड भी, ये दोनों भी 2 बार जीत चुका है। अब हम लोग इंडिया जो है तीसरा नंबर के हैं, जो कि तीसरा नंबर के हैं, वो 2 बार जीते हैं, समझ गए। ये मतलब कहना हुआ। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड पहले जीत चुका है। रणजी ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। इधर वाला ही याद करेंगे, 24-25 का रणजी ट्रॉफी है। तो रणजी ट्रॉफी फाइनल कौन जीता? विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ है। विदर्भ जीता तीसरी बार। उप विजेता कौन बना? केरल बना है, ठीक है। मुनखंड में मुंबई जीता, विदर्भ जीता, हटाना वो 23-24 वाला नहीं देखेंगे हम लोग, 24-25 देखेंगे ना जी।
तो कहता है रणजी में जीता कौन, विदर्भ जीता। नागपुर में मैच हुआ, विदर्भ जीता और केरल को हरा दिया। दलीप ट्रॉफी हुआ, दलीप ट्रॉफी विजेता कौन बना, इंडिया ए टीम बना है और इंडिया सी को हराया है। इंडिया ए टीम बना है, इंडिया सी को हराया है, ए बना सी हारा है दिलीप ट्रॉफी में। ईरानी ट्रॉफी कौन जीता, मुंबई जीता है और रेस्ट ऑफ इंडिया हारा है, रेस्ट ऑफ इंडिया हारा है। रणजी कौन जीता, विदर्भ जीता, केरल को हराया। फिर दलीप ट्रॉफी ए जीता, सी को हराया। और फिर कौन आएगा, ईरानी ट्रॉफी मुंबई जीता और रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया, मुंबई जीता और रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया। अन्य क्रिकेट घटनाक्रम देख लेते हैं जी, क्या क्या अन्य क्रिकेट घटनाक्रम में है। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट से संन्यास लेने वाला कौन कौन है। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट से रोहित शर्मा ले लिया, विराट कोहली ले लिया और रविचंद्र अश्विन भी ले लिया, तीनों लिया। कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन तीनों ले लिया। विराट कोहली 123 मैच खेला और 9,230 रन बनाया, 30 गो शतक है इनका टेस्ट में। कितना शतक है टेस्ट में, 30 गो शतक है। रोहित शर्मा 67 को टेस्ट मात्र खेले हैं, 4,301 रन बनाए हैं, 12 शतक मारे हैं। रविचंद्र अश्विन 106 टेस्ट मैच खेले हैं, 537 विकेट लिए हैं और 6 गो शतक है इनका। कहता जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्रण का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट्स ने बनाया है। होता है कि लंदन के लॉर्ड्स में MCC क्या है, MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर का चित्र बनाया गया है, स्टुअर्ट पियर्सन राइट्स ने बनाया है। कहता लंदन के लॉर्ड्स में, कहता MCC में सचिन तेंदुलकर का बनाया गया और एक हॉल ऑफ फेम में धोनी को शामिल किया गया, हॉल ऑफ फेम में धोनी को शामिल किया गया, ये याद रखिएगा। 11वें नंबर के प्लेयर हैं ये, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी आयोजन गुजरात में हुआ है, कर्नाटक जीता, कर्नाटक जीता, उपविजेता विदर्भ बना है। देखिए तो विजय कौन हुआ, कर्नाटक कर्नाटक हुआ और विदर्भ हार गया। और विदर्भ जीता कौन है, रणजी में विदर्भ जीता है लेकिन विजय हजारे में हार गया। भारतीय कंट्रोल बोर्ड तथा इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया है। तथा भारतीय क्रिकेट और इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने कहता है कि भारत टेस्ट जो था इसका नाम क्या रख दिया, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। क्या नाम रखा है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ये इंग्लैंड और भारत मिलकर काम किया है। इस सीरीज में ऋषभ पंत ने टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर और 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पता है कि टेस्ट के दोनों पारियों में शतक बनाया कौन, ऋषभ पंत बनाए हैं और ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। क्या बने, भारतीय विकेट कीपर बन गए और 7वें भारतीय बल्लेबाज हैं, 7वें नंबर के भारतीय बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए IPL के दौरान 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। तो 300 छक्के लगाने वाला कौन बन गया जी, 300 छक्का लगाने वाला कौन है, रोहित शर्मा जी हैं। और मुंबई और गुजरात के बीच में मारे थे, मुंबई चल रहा था, गुजरात के बीच में खेल रहे थे, तब ये मारे। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में रोहित स्टैंड का अनावरण किया, रोहित शर्मा स्टैंड बनाया गया है। कहता है मुंबई क्रिकेट में यहाँ पे आपका सचिन तेंदुलकर का भी तो है ही और यहाँ पे अब रोहित शर्मा का भी स्टैंड बना दिया गया है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 राजदूतों को भारत में से एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को भी नियुक्त किया गया था। तथा ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो बनाया गया था उसमें 4 राजदूत चुने गए थे। एक कौन थे, शिखर धवन थे। और कौन कौन है भाई, शिखर धवन थे, सरफराज अहमद पाकिस्तान के थे, टिम साउथी ऑस्ट्रेलिया के थे, शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के थे। तो ये कहता है चैंपियंस ट्रॉफी में 4 लोग थे, चैंपियंस में कितने लोग थे, 4 लोग थे, जिसमें एक शिखर धवन, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, टिम साउथी ऑस्ट्रेलिया के, शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के थे। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने दूसरी बार यह ट्रॉफी जीता है, 23 में भी जीता था। तो कहता है कि अंडर-19 महिला T20 विश्व कप कौन जीता, भारत जीता। हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को। यहाँ पे भी दक्षिण अफ्रीका हारा, हर जगह दक्षिण अफ्रीका हारा है जी, याद रखिएगा, हर जगह दक्षिण अफ्रीका हारते गए हैं। और दूसरी बार ट्रॉफी हम लोग जीत गए अंडर-19। हुआ कहाँ, मलेशिया में हुआ था। ठीक है, ये इतना इधर और कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी यहाँ से कल शुरू कर लिया जाएगा। रणजी ट्रॉफी में 90 साल पुराने इतिहास में गोवा के टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों से बड़ी साझेदारी की
कश्यप बाकले 300 रन और स्नेहल कौंथाकर 314 रन ने किया। कहता है कि रणजी ट्रॉफी में 90 साल पुराना इतिहास, कौन 90 साल पुराना इतिहास में गोवा की टीम ने अरुणाचल के खिलाफ किया 606 रनों की साझेदारी। कितना रन का? 606 रन का साझेदारी बनाया। किसने बनाया? गोवा की टीम ने बनाया। गोवा की टीम ने बनाया अरुणाचल के खिलाफ। तो कश्यप बाकले 300 रन बनाया और स्नेहल कौंथाकर भी 314 रन बनाया। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे के दौरान बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी चयन हुआ है। तो भारतीय अंडर 19 टीम जो है इंग्लैंड दौरे के लिए वे कहता है वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ है। अंडर 19 के लिए, अंडर 19 टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन हो गया है। ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई है। 14 वर्षीय ईरा जाधव ने 157 गेंदों में 346 रन बनाए हैं। तो कहता है कि ईरा जाधव जो एक लड़की है वो महिला अंडर 19 वनडे जो हो रहा था ट्रॉफी में वो सबसे ज़्यादा रन बनाई है। ये नाम क्या है? ईरा जाधव है, जो कि 14 वर्षीय ईरा जाधव ने 157 गेंदों में 346 रन बनाई है। ईरा जाधव महिला अंडर वनडे ट्रॉफी। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया गया है। बिहार में भारत का पहला राज्य बन गया है। गांव, स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयन करना और मंच प्रदान करना है। तो कहता है बिहार ग्रामीण क्रिकेट शुरू किया गया है 13 से 23 वर्ष के लिए। भारत को पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के लिए 2015 में मेजबान देश के रूप में चुना। 2025 होगा भैया, 15 नहीं बल्कि 25 होगा। तो कहता है कि दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जो देख नहीं सकते हैं उनका T20 कहाँ होने वाला है? तो भारत में होगा 2025 में। 2025 में कहाँ होगा? जो देख नहीं सकते वो भारत में जाके क्रिकेट खेलेंगे T20 महिला वालों का। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको पहले पढ़ा दिए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर 297 रन किया। यह मैच हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। तो कहता है कि भारत जो है बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर का सबसे बड़ा टीम स्कोर खड़ा किया 297 रन में T20 के इतिहास में। T20 में वर्ल्ड में दूसरा नंबर पर बनाया, भारत ने बनाया और बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के से सबसे 27,000 रन पूरी करने वाले बल्लेबाज बन गए। 27,000 रन पूरी किए कौन? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली किए 27,000 रन। ये 594 पारी में। सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। तो कहता है कि एक तो चोरी करता पाकिस्तान, अब एक महिला अंपायर बना है। पाकिस्तान की महिला अंपायर बन गई कौन? नाम क्या है? सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की पहली महिला बन गई है। नाम है सलीमा इम्तियाज। ये अभी देखें शिखर धवन, डेविड मलान इंग्लैंड के हैं, शेन गैब्रियल वेस्ट इंडीज़ के, ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रारंभ से संन्यास ले लिया है। ये 4 को संन्यास लेने वाले हैं। एक शिखर धवन भी संन्यास ले लिए, ठीक है। डेविड मलान कहाँ के हैं? डेविड मलान इंग्लैंड के हैं। डेविड मलान। शेन गैब्रियल वेस्ट इंडीज़ के हैं। शैनन गैब्रियल कहाँ? वेस्ट इंडीज़ के हैं। और ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो ये 4 लोग हैं संन्यास। डेविड ब्रावो तो है भाई वेस्ट इंडीज़ का, आपको पता है। फिर कहता है शैन गैब्रियल भी वेस्ट इंडीज़ के हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ के हो गए और इंग्लैंड के हो गए, डेविड मलान हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट का नया मुख्य कोच बनाया गया है। शुभमन गिल को 37वें टेस्ट कप्तान और सूर्य कुमार को T20 का कप्तान नियुक्त किया गया। इनका कहाँ से कहाँ तक आपको पता है? 2024 से लेकर 2027 तक का इनका कार्यकाल है गंभीर जी का। और कहता है कि शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया और सूर्य कुमार यादव को T20 कप्तान बनाया गया। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉफ्टी इंटन ने 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक मार दिया जी। तो ये कहता है कि नामीबिया के वो प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? नामीबिया के। बहुत छोटा सा देश है नामीबिया। वहाँ के प्लेयर का नाम क्या है? जेन निकोल लॉफ्टी ईटन। जेन निकोल लॉफ्टी ने 33 गेंदों में ही T20 का सबसे तेज शतक मार दिया है। हमें जो ये थे 35 गेंद में कौन मारे हैं? ये अपना वैभव सूर्यवंशी 35 गेंद में मारे थे। कहता अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना, उपविजेता भारत बना। अंडर 19 क्रिकेट का विश्व कप जो हुआ है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, इसमें उपविजेता भारत बना है, विजेता ऑस्ट्रेलिया बना।
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भी बना है, और अभी जो अंडर 20 ये जो एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ उसमें भी भारत क्या बना, उप विजेता बना है। समझ गए। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें तो भाई ठीक है विजेता बन गया भारत। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए। जेम्स एडरसन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। वो 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 188 गेंदों में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की घोषणा कर दी। तो कहता है कि जेम्स एडरसन जो हैं वो इंग्लैंड के हैं, वो 700 विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट में कितना, टेस्ट क्रिकेट में कितना विकेट लिए, 700 विकेट लिए, और वो संन्यास भी ले लिए। रोहित शर्मा भी 300, कहता है कि रोहित शर्मा T20 में 500 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले हो गए हैं, पहले बल्लेबाज। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। तो विकेट लिया जेम्स एडरसन, और T20 में 500, और नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला कौन बन गया, रोहित शर्मा। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना बन गई। कहता है कि एक दिवसीय मतलब वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक कौन लगाई है, स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज में दोहरा शतक लगा दी है। तो शेफाली वर्मा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगा दी 194 गेंद में। कौन नाम है, क्या, शेफाली वर्मा हो गया। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के हैं, जो T20 में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्का लगाया। तो नेपाल का एक प्लेयर है, नाम क्या है, दीपेंद्र सिंह एरी, वो एक ओवर में 6 छक्का लगा दिया, कतर के खिलाफ लगा दिया। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी यहाँ से कल हम लोग देख लेंगे और पूरा कर लेंगे।